हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का आज हम पोस्टमॉर्टम करने वाले हैं और पूरी फिजिक्स को एक बार रिवाइज करने वाले हैं कि कहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बस केवल आपको देखना है और सुनना है और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप सुनिए। तो देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से आया, क्यों रिक्वायर्ड है हमें क्वांटम मैकेनिक्स की। इस पर आने से पहले हम चलते हैं इनिशियली दौर में, जहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हुई थी, वहाँ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आया था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सबसे पहले क्या आया था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स आया। ओके, उसके बाद आती है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या आती है, क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, और उसके बाद आती है क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो बेसिकली हम 3 ब्रांच में इसको डिवाइड करते हैं फिजिक्स को। तो यहाँ पर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं, बस केवल आपको यहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स बोल सकते हैं। बस केवल डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर प्योर क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स डिफरेंट है। क्या है, यहाँ पर प्योर क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स डिफरेंट है। तो बेसिकली क्या हुआ था, हम सबसे पहले इसकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करेंगे, फिर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की, फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स की। हम देखेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहाँ पर फेल हुआ था, और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पर फेल हुआ। ओके, और फिर देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का स्टडी करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेशन कहाँ से हुआ था। तो आप केवल ध्यान से सुनिए और समझते जाइए कि ओके। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की हम बात करते हैं। ओके, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में किसी मास पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले न्यूटन भाई साहब आए थे। अब न्यूटन भाई साहब ने बोला, किसी मास पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब किया था। न्यूटन भाई साहब ने किसी मास पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब किया था और उन्होंने एक फंडामेंटल लॉ दिया था। अब फंडामेंटल लॉ फंडामेंटल लॉ दिया था, F इक्वल टू एम ए। ओके, F इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि फंडामेंटल का क्या मीन है, फंडामेंटल का क्या मतलब है। तो फंडामेंटल का मतलब होता है कि इस लॉ को केवल आप इस लॉ को मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता। इस लॉ को मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता। एक केवल कॉन्सेप्ट और ऑब्जर्वेशन के बेस पर दिया गया लॉ है। केवल कॉन्सेप्ट और ऑब्जर्वेशन के बेस पर दिया गया लॉ है। अब देखिए, यहाँ पर ये फंडामेंटल का मीन्स होता है कि क्या होता है फंडामेंटल का मतलब, फंडामेंटल का मीन्स होता है कि इसको हम केवल मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते। ये केवल कॉन्सेप्ट और ऑब्जर्वेशन के बेस पर दिया गया लॉ है, इसलिए हम इसे फंडामेंटल लॉ कहते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या क्या आएगा, F इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। ओके, डी टी स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने 11th और 12th में खूब सॉल्व किया होगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद आप निकाल लेंगे यहाँ पर पोजीशन, किसी टाइम टी पर पोजीशन आप फाइंड कर लेंगे। इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद किसी टाइम टी पर पोजीशन फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, अगर आपने किसी टाइम टी पर पोजीशन फाइंड कर ली तो उस पोजीशन से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, बाकी सारी क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने किसी टाइम टी पर पोजीशन फाइंड कर ली है तो उस टाइम टी पर आप वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम
पावर, बाकी सारी क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बस इतना सा ही काम रहता है। आपने 11th 12th में खूब प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा। बस वहाँ पर क्या था, फोर्स से आप पोजीशन निकालो, अगर आपको पोजीशन मिल गई तो उससे आप वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, जो भी आपको क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर लेते थे। वो क्वांटिटी आप फाइंड कर लेते थे। बस न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड करना रहता है हमारा मकसद। ओके, अब देखिए यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन न्यूटन्स ने मास पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी दिया था। क्या दिया था? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक मास पार्टिकल है तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ता था। 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम उस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब कर लेते थे। लेकिन अब मेरे पास मैनी बॉडी सिस्टम है। अब मैनी बॉडी सिस्टम क्या है? मैनी बॉडी सिस्टम ऐसी बॉडी सिस्टम होता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में 10 कंचे हैं। अब आप बचपन में कंचे तो खूब खेले होंगे, आपने बचपन में कंचे खूब खेले होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे हाथ में 10 कंचे हैं और इन कंचों को मैं फेंक रहा हूँ। ओके, तो मैं फेंक रहा हूँ और 10 कंचों की इंडिविजुअली मोशन को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो अब आप सोचिए कि इन 10 कंचों की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे मुझे 30 इक्वेशन ऑफ मोशन की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि एक कंचे की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की रिक्वायर्ड होगी और 10 कंचे की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे 30 इक्वेशन ऑफ मोशन की रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स मैनी बॉडी सिस्टम के लिए बेटर नहीं होता है, क्योंकि 30 इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना बहुत टेढ़ा काम होता है। यहाँ पर मैनी बॉडी सिस्टम के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूज करना बेटर नहीं होता है। अब क्या था, अब एक तरीका से हम यहाँ पर रुक जाते हैं और फंस जाते हैं कि आखिर मैनी बॉडी सिस्टम को कैसे उसकी मोशन को डिस्क्राइब किया जाए, अब फिर आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। अब आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। यहाँ तक क्या था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स मैनी बॉडी सिस्टम के लिए बेटर नहीं था। अब आते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बात करते हैं लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन, लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन और हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इन दो की बात करते हैं। अब जी क्या है, लैग्रैंजियन क्या है, हैमिल्टोनियन क्या है? लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन बेसिकली एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन क्या है? एनर्जी। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है लैग्रैंजियन का काइनेटिक एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी, जबकि हैमिल्टोनियन का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं और इस एनर्जी से मतलब हैमिल्टोनियन और लैग्रैंजियन से हम किसी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड करेंगे, जबकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम फोर्स से पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड कर लेते थे, लेकिन हम यहाँ पर एनर्जी से पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड करें। अब इसका प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ये होगा कि यहाँ पर एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि यहाँ पर फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में काम करना बेटर नहीं होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी के साथ में काम करना बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उनका सिंपल एडिशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका एडिशन करना बेटर नहीं है। उनका हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये सिंपल नहीं होता है। अब देखिए लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन के अंदर
हम बेसिकली जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऐसे इन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं सिस्टम के। जनरलाइज कोऑर्डिनेट वे कोऑर्डिनेट होते हैं जो सिस्टम के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट या डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो यहाँ पर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट देखिए, अब आपके पास में मैनी बॉडी सिस्टम है, तो मैनी बॉडी सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो मान लीजिए कि मैं लैग्रेंजियन लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल एडिशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है 1 से लेके n तक, n पार्टिकल है। ओके, तो मेरे पास जितने ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होंगे उनका सिंपल एडिशन कर दूंगा, उनका क्या कर दूंगा, सिंपल एडिशन कर दूंगा। और मैं लैग्रेंजियन को फाइंड कर लूँगा, लैग्रेंजियन को क्या कर लूँगा, फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ से हम लैग्रेंजियन निकाल लेंगे और लैग्रेंजियन से हम अगर हमें लैग्रेंजियन मालूम चल गया तो हम उससे पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर इसको ड्रॉ किया जाए, मान लीजिए कि पोजीशन वो मोमेंटम x px और x है यहाँ पर। तो पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस को हम क्या कहते हैं, पोजीशन और मोमेंटम स्पेस को हम फेस स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस स्पेस। ओके, तो पोजीशन और मोमेंटम को हम फेस स्पेस कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई पार्टिकल इस स्पेस के अंदर मोशन करता है, अगर कोई पार्टिकल इस स्पेस के अंदर मोशन करता है तो वो पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं, फेस ट्रैजेक्टरी। अब मान लीजिए पार्टिकल ऐसे कोई मोशन कर रहा है। ओके, तो उस मोशन कर रहा है तो इस कर को हम क्या कहेंगे, फेस ट्रैजेक्टरी, क्योंकि पार्टिकल फेस स्पेस के अंदर जिस पाथ को फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं, फेस ट्रैजेक्टरी। ओके, तो अगर मुझे किसी टाइम टी पर पोजीशन और मोमेंटम यहाँ से मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर किसी टाइम टी पर आप किसी टाइम टी पर साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर पॉइंट ए पर आप क्या निकाल सकते हैं, एक ही टाइम टी पर पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हैं। ओके, कहाँ पर, क्लासिकल मैकेनिक्स में। अब यहाँ से क्या हुआ कि मैनी बॉडी सिस्टम के लिए हम इसको यूज करके, क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करके किसी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब आसानी से कर सकते हैं, उसकी पोजीशन और मोमेंटम को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने पोजीशन और मोमेंटम को किसी टाइम टी पर साइमल्टेनियसली फाइंड कर लिया है तो आप उस अदर टाइम टी पर भी आप पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो आपके पास क्या है, मैनी बॉडी सिस्टम के लिए आप क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करेंगे। और अगर आपके पास 1-2 बॉडी है या 1-2 या 4 पार्टिकल हैं तो उसके लिए आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब देखिए, अब हम फर्दर डिस्कशन करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, अब मान लीजिए कोई चार्ज रेस्ट में तो उस चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई चार्ज रेस्ट में तो उस चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तो स्टेडी करंट, अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तो स्टेडी करंट प्रोड्यूस करेगा और स्टेडी करंट मैग्नेटोस्टैटिक्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, मैग्नेटोस्टैटिक प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है और इसे हम क्या कहते हैं, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं।
अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट करता है, तो वो ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहाँ तक अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। अभी तक हमारे पास क्या है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी करने के लिए न तो क्लासिकल मैकेनिक्स इसको स्टडी कर पा रहा था और न ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसकी स्टडी कर पा रहा था। अब एक तरीके से हम यहाँ पर फिर रुक जाते हैं और फंस जाते हैं कि अब आखिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कैसे की जाए। तो अब क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी करने के लिए मैक्सवेल आते हैं और मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी। उन 4 इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर पाए, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर पाए। ओके, तो मैक्सवेल की इक्वेशन 4 इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर पा रहे थे। ओके, अब हमारे पास में अगर वन बॉडी है तो वन बॉडी के लिए हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूज कर लेंगे, और अगर आपके पास मैनी बॉडी है, मैनी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज कर लेंगे, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी स्टडी करने के लिए हम मैक्सवेल के इक्वेशन को यूज कर लेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पर। अब आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पर। अब क्वांटम मैकेनिक्स पर आते हैं तो देखिए क्या था कि अगर आपके पास वन बॉडी सिस्टम है तो वन बॉडी सिस्टम के लिए हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूज कर लेते थे। अगर आपके पास मैनी बॉडी सिस्टम है तो मैनी बॉडी सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज कर लेते थे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी स्टडी करने के लिए हम मैक्सवेल के 4 इक्वेशन को यूज करके हम उसकी स्टडी कर लेते थे। अब क्या था? ऐसे लोगों को लगा कि भाई सब कुछ हमने पा लिया है, अब तो हम फ्री हो गए। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर आई वैज्ञानिकों के सामने। अब प्रॉब्लम थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और हर टाइप के रेडिएशन को इमिट करती है। उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी का ब्लैक होना नेसेसरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ ब्लैक बॉडी का, तो ब्लैक बॉडी में सूर्य को, जो सन है हमारा, उस सन को आइडियली ब्लैक बॉडी मान सकता हूँ, क्योंकि वो हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और हर टाइप के रेडिएशन को इमिट करता है। अब आप देखिए, इस ब्लैक बॉडी का एनर्जी स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था। एनर्जी स्पेक्ट्रम की स्टडी करने के लिए हमारे पास अभी तक न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और मैक्सवेल्स के इक्वेशन थे। लेकिन इस एनर्जी स्पेक्ट्रम को न तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स और न ही क्लासिकल मैकेनिक्स और न ही मैक्सवेल के इक्वेशन का यूज करके इसे नहीं समझा जा सकता। इसे क्या एनर्जी स्पेक्ट्रम को नहीं समझा जा सका। इस एनर्जी स्पेक्ट्रम को नहीं समझा जा सका। अब फिर आके हम यहाँ रुक जाते हैं। अब आखिर इस ब्लैक बॉडी को कैसे समझाया जाए, इस ब्लैक बॉडी की एनर्जी स्पेक्ट्रम को कैसे समझा जाए। ओके, तो अब एक तरीके से हम यहाँ पर रुक जाते हैं। सालों तक ये प्रॉब्लम बनी रही वैज्ञानिकों के सामने, साइंटिस्टों के सामने ये प्रॉब्लम बनी रही कि आखिर ब्लैक बॉडी को कैसे समझा जाए, उसके एनर्जी स्पेक्ट्रम को कैसे समझा जाए। ये प्रॉब्लम बनी रही।
यहाँ से ही क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री हो जाती है। इस ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री हो जाती है। क्या हो जाती है? क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री हो जाती है। तो सालों तक ये प्रॉब्लम बनी रही। फिर आए थे मैक्स प्लांक भाई साहब आए थे मैक्स प्लांक। अब मैक्स प्लांक ने क्या एक हाइपोथेसिस दी थी। मैक्स प्लांक भाई साहब आए थे, इन्होंने बताया कि जो एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से इमिट हो रही है वो कंटिन्यूस ना होके डिस्क्रीट होती है, एक क्वांटा के फॉर्म में रहती है। क्वांटा मीन्स पैकेट, एक पैकेट, ऊर्जा का एक पैकेट या बंडल भी बोलते हैं। तो ऊर्जा का एक पैकेट के रूप में एनर्जी इमिट हो रही है और उस पैकेट की एनर्जी E=Nhν होती है। अब यहाँ पर आपके मन में डाउट आ रहा होगा, हाइपोथेसिस का क्या मीन्स है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि यह केवल कॉन्सेप्ट के बेस पर दिया गया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि एनर्जी कैसे होती है। इसको कोई भी किसी ने प्रूफ नहीं कर पाए कि इसकी एनर्जी Nhν होती है। अब ये केवल इससे हम हाइपोथेसिस है, अब कल्पना है, केवल कल्पना करिए, इमेजिनेशन किया है प्लांक ने कि उस पैकेट की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, E=Nhν। तो जो क्वांटा या पैकेट बोलते हैं, क्वांटा या पैकेट की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, Nhν। तो जो मिनिमम एनर्जी होती है, जो मिनिमम उस क्वांटा या पैकेट की जो मिनिमम एनर्जी होती है, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फोटोन। उस पैकेट की फोटोन जो मिनिमम एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन। जो मिनिमम एनर्जी होती है उस पैकेट की Hν, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन। तो फोटोन क्या है? बेसिकली फोटोन क्या है? फोटोन एक मिनिमम एनर्जी का एक पैकेट है या मिनिमम एनर्जी का एक क्वांटा है। ये क्या है? क्वांटा या पैकेट, क्वांटा। इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा या और पैकेट। ओके। तो इस वर्ड क्वांटा से ही क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेशन हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट हुआ है। इस वर्ड से ही लिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, इस वर्ड क्वांटा से ही क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेशन हुआ है। तो जो मिनिमम एनर्जी होती है उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो मिनिमम एनर्जी होती है क्वांटा की, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन। ओके, अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था। अब इस मैक्स प्लांक ने उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए। हालांकि मैक्स प्लांक से पहले बीन्स और रेले जीन्स ने ब्लैक बॉडी के एनर्जी स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए नियम भी दिए थे, लेकिन ये लॉ कंप्लीटली उस एनर्जी स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, उसकी स्टडी नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद मैक्स प्लांक ने ऐसा बताया कि E=Nhν और इसकी एनर्जी होती है Nhν। तो ऐसा मान लेने से ब्लैक बॉडी एनर्जी के स्पेक्ट्रम को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाए। ओके, तो यहाँ से ही जो क्वांटम वर्ड से ही क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट हुआ है। लेकिन मैक्स प्लांक के बाद आते हैं हाइजेनबर्ग ने बताया कि आप क्वांटम मैकेनिकली आप पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया, हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने बताया कि आप क्वांटम मैकेनिकली पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। ओके, साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, अब एक बार फिर हम फंस जाते हैं, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मोमेंटम और पोजीशन को साइमल्टेनियसली फाइंड कर पा रहे थे,
ऐसा करने से क्या था, हालांकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम फेस स्पेस ड्रॉ करते थे और फेस स्पेस के अंदर हम पार्टिकल का मोमेंटम और एनर्जी को, मोमेंटम और पोजीशन को साइमल्टेनियसली फाइंड कर पा रहे थे। लेकिन जब हाइजेनबर्ग ने बताया कि क्वांटम मैकेनिकली आप पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम फेस स्पेस या फेस स्पेस आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्वांटम मैकेनिकली आप फेस स्पेस ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर ना तो पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते थे। लेकिन हमारा जो मेन मकसद रहता है वो रहता है पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड करना साइमल्टेनियसली, जिससे क्या होता है हम बाकी सारी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकली हम क्या था कि फेस स्पेस को ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बताया कि पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिकली। ओके, तो फिर हम यहाँ आके फिर रुक जाते हैं। अब क्या, कैसे हम पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड करेंगे इस क्वांटम मैकेनिकली। अब हम क्या था, एक तरीके से हम यहाँ तक रुक जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं डी ब्रोगली भाई साहब। क्या आते हैं? डी ब्रोगली आते हैं। डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली ने बताया कि हर एक मैटर पार्टिकल से एक वेव एसोसिएट होती है और उस वेव की जो वेव लेंथ होती है वो लैम्डा बराबर होती है h/p। डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट आया और उसने बताया कि हर एक मैटर पार्टिकल से एक वेव एसोसिएट होती है और उस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं, और मैटर वेव की जो वेलोसिटी, वो मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा बराबर h/p। ओके, तो ये डी ब्रोगली भाई साहब ने बताया। अब क्या था, हमें एक ऐसी क्वांटिटी को ढूंढना है जो पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड कर ले। ओके, किसी टाइम टी पर पोजीशन और मोमेंटम मिल जाए हमें। ओके, ऐसी क्वांटिटी को हमें ढूंढना होगा। तो अब देखिए, कुछ लोग वैज्ञानिकों को लगा कि अगर मैटर पार्टिकल से वेव एसोसिएट हो रही है, तो कुछ टाइम बाद पता चला कि जो एक मैटर पार्टिकल से जो एक वेव एसोसिएट नहीं होती है बल्कि ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती है, और उस ग्रुप ऑफ वेव को हम कहते हैं वेव पैकेट। तो वेव पैकेट, इस डी ब्रोगली के बाद वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आया। कुछ समझदार पर्सन ने बोला कि एक मैटर पार्टिकल से वेव एसोसिएट हो रही है, तो उस वेव से आप एक वेव फंक्शन कैलकुलेट करिए। उस वेव से वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर लीजिए पोजीशन और टाइम पर। आप उस वेव फंक्शन को कैलकुलेट करके आप इस वेव फंक्शन पर पोजीशन और मोमेंटम का ऑपरेट कर दीजिए, तो आपको पोजीशन मिल जाएगी और मोमेंटम मिल जाएगी। जो भी आपको क्वांटिटी की रिक्वायर्ड है, तो उस क्वांटिटी का ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर दीजिए, जिससे आपको वो क्वांटिटी आसानी से मिल जाएगी। तो हमारा अब यहाँ पर मेन मकसद है कि वेव फंक्शन को कैलकुलेट करना। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? फिर वैज्ञानिकों ने बोला कि जो वेव है वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फॉलो करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फॉलो करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को फॉलो करती है, तो जो वेव इक्वेशन है, तो उस वेव इक्वेशन को आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और उस वेव इक्वेशन से आप वेव फंक्शन कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए क्या था, वेव इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1/v² डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर। ये क्या है, वेव इक्वेशन। ये बात हमें पहले से ही पता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वेव इक्वेशन को फॉलो करती है।
तो कुछ समझदार पर्सन ने बोला कि जो जो वेव है, जो मैटर पार्टिकल से जो वेव एसोसिएट हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फॉलो करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को फॉलो करती है। ओके, तो यहाँ से वेव इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद साई कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए, कुछ लोगों ने बोला कि आप वेव फंक्शन को इस वेव इक्वेशन से कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए जो जिससे आपको वेव फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ये वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिकली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है तो इसका यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो आप यहाँ पर वेव फंक्शन नहीं निकाल सकते। यहाँ पर इस वेव इक्वेशन से आप वेव फंक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो अब क्या था, हमें वेव फंक्शन को कैलकुलेट करना है। अब देखिए, यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकली कंडीशन को क्यों नहीं सेटिस्फाई करती वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिकली कंडीशन को क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रही, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी केवल एक वेव की वेलोसिटी है, जबकि डी ब्रोगली के बाद लोगों ने बोला कि एक मैटर वेव से एक वेव एसोसिएट नहीं होती बल्कि ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट होती हैं। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी एक वेव की है, जबकि हमारे पास में जो वेव है वो पार्टिकल से ग्रुप ऑफ वेव निकल रही है, एक वेव नहीं है। और यहाँ पर केवल एक वेव की वेलोसिटी है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकली ये क्वांटम मैकेनिकली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो यहाँ पर हम इस वेव इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते और यहाँ पर वेव फंक्शन को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखिए, तो अब यहाँ तक क्या था कि वेव इक्वेशन से हम वेव फंक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो इसके बाद आते हैं श्रोडिंगर भाई साहब आते हैं, श्रोडिंगर आते हैं। श्रोडिंगर ने बोला जो वेव इक्वेशन है उसका जो टाइम डेरिवेटिव है उसको एक कम करके लिखिए, जैसे डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1/गामा² डेल साई ओवर डेल टी। ये बताया इन्होंने बस इतना कॉन्सेप्ट दिया कि आप यहाँ पर एक टाइम डेरिवेटिव को कम कर दीजिए और फिर आप वेव फंक्शन को कैलकुलेट करिए। तो हमने देखा कि वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर लीजिए, तो फिर हमने देखा कि एक फंक्शन क्वांटम मैकेनिकली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है। तो यहाँ से हमें वेव फंक्शन मिल जाता है। ओके, तो यहाँ से वेव फंक्शन मिल जाता है और हम ये वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिकली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। ओके, तो क्या था, बस केवल एक टाइम डेरिवेटिव को कम करना था। अब देखिए, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों किया उसने, श्रोडिंगर ने ऐसा क्यों किया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। बस उन्होंने ऐसा ही बोला था कि इसको एक टाइम डेरिवेटिव को कम कर दीजिए, फिर आप वेव फंक्शन को कैलकुलेट करिए और वेव फंक्शन फिर क्वांटम मैकेनिकली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, वहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया वेव फंक्शन। अब आपको अगर पोजीशन फाइंड करना है तो आप पोजीशन का ऑपरेटर ऑपरेट कर दीजिए तो पोजीशन मिल जाएगी। अगर आपको मोमेंटम फाइंड करना है तो मोमेंटम का ऑपरेटर ऑपरेट कर दीजिए तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। ओके, तो अब देखिए एक बार फिर हम इसको समराइज कर देते हैं क्या था। तो हमारे इनिशियली क्या था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स वन बॉडी सिस्टम के लिए हम फोर्स कैलकुलेट करते और फोर्स से हम पोजीशन फाइंड कर लेते और पोजीशन फाइंड करके हम बाकी सारी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेते थे। ओके, यहाँ तक न्यूटोनियन मैकेनिक्स का इतना ही सा काम था। फिर आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लैग्रेंजियन और हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फेस स्पेस ड्रॉ करते और फेस स्पेस में पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड कर लेते और बाकी सारी क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर लेते। तो चलिए एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं।
तो देखिए आपके पास अगर वन बॉडी सिस्टम है तो उसका मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूज कर लेते हैं। अगर मैनी बॉडी सिस्टम है तो मैनी बॉडी सिस्टम के लिए फेस स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करना है तो वहाँ पर हम वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, और वेव फंक्शन इस श्रोडिंगर इक्वेशन से आप कैलकुलेट करिए तो आपको वेव फंक्शन मिल जाएगा, जो वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिकली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। और यहाँ पर अगर आपको पोजीशन, मोमेंटम, जो भी क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है उस क्वांटिटी का आप ऑपरेटर कर दीजिए, जिससे बाकी सारी क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ही क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री हो जाती है इस श्रोडिंगर इक्वेशन से। ओके, तो श्रोडिंगर इक्वेशन से ही हम क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं। तो जब भी हमें क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन से वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बाकी सारी क्वांटिटी हम वेव फंक्शन से निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ही क्वांटम मैकेनिक्स का एंट्री हो जाती है, यहाँ से ही क्वांटम मैकेनिक्स हो जाता है। तो यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन यही था। तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।